आशा करता हूं कि सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे वाक्य किसे कहते हैं। और अभी कुछ बाद में जुड़ गए हैं बच्चे, तो एक बार मैं पुनः उसे रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुने। मानव के विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि शब्द सार्थक होना चाहिए। ऐसा कहा गया है, वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है। शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है और वाक्य उसका विकास है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे शब्द और वाक्यों के विकास की भी वृद्धि होती गई। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य किसे कहते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था, इस क्लास के अंदर बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश स्कूल जाता है, आपके सामने है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अथवा इस विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे वाक्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कहा जाए उसे ठीक वैसा का वैसा हूबहू समझ लिया जाए, वही वाक्य है। उदाहरण आपके स्क्रीन पे दूसरा दिया हुआ है, रमेश दिल्ली जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब वाक्य के खंड दिए हुए हैं, तो थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं हम। वाक्य के दो खंड निर्धारित हैं, जिसमें पहला खंड है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए, अर्थात जिसको फोकस किया जाए, जिस पर वजन दिया जाए, जिसको चिन्हित कर दिया जाए, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में, समझे इसको, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, राम दिल्ली जाता है। इसमें राम उद्देश्य है। मैंने अभी आपसे कहा कि जिसके बारे में कहा जाए, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन जा रहा है, रमेश। तो या राम दिल्ली जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उद्देश्य कौन कहलाएगा, इसमें राम उद्देश्य कहलाएगा। अब अगर हम इसमें विशेष की भी बात करें या विधेय की बात करें, तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए उसे विधेय कहते हैं। अभी हमने उद्देश्य जाना, उद्देश्य क्या था, जिसके बारे में कहा जाए। और विधेय क्या है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए उसे विधेय कहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखें, मोहन रोटी खाता है। इसमें विधेय कौन है, विधान क्या है, रोटी। इस वाक्य में रोटी खाना विधेय है। तो रोटी, आशा करता हूं ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे अगर हम बात करें तो वाक्य के कितने तत्व हैं, वाक्य में कितने तत्व होते हैं, इसका उत्तर है 6 तत्व होते हैं। पहला है योग्यता। ये क्या होता है, वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी ही चाहिए, मोस्ट कंपलसरी। वाक्य इसी से स्पष्ट होता है। तो क्या, योग्यता निर्धारण। वाक्य में अर्थ को प्रकट करने की योग्यता होना चाहिए। जैसे देखें, गाय घास खाती है। समझ में आ रहा है कि गाय क्या खाती है, घास खाती है। अगर मैं इसको इस प्रकार से कहूं कि गाय घास पीती है, तो ये अशुद्ध रूप होगा, क्योंकि यह वाक्य गलत है। क्योंकि गाय घास खाती है, ना कि पीती है, यानी पीती नहीं है, खाती है। तो इसका सही होगा, गाय घास खाती है। अब हम इसके दूसरे तत्व की अगर बात करें, नंबर 2 पे, तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सभी कृपया ध्यान से देखें। वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सार्थकता, किसी भी चीज की सार्थकता ही नहीं है तो फिर वो समझ में आएगा कैसे। इसलिए वाक्य में सार्थकता का प्रयोग होना आवश्यक है। उदाहरण देखें, चाय वाय पियोगे। इसमें चाय तो सार्थक है,
लेकिन बाय निरर्थक है, इसमें बाय सार्थक शब्द नहीं है। इसलिए सही वाक्य क्या होगा? चाय पियोगे, तो सार्थकता प्रदर्शित होती है, सार्थकता होनी चाहिए। तीसरा इसका तत्व है आकांक्षा। अब हम आकांक्षा पे बात करते हैं। वाक्य की समाप्ति पर कोई जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, वाक्य जब कहा जाए तो पूर्ण होना चाहिए, यानी उसमें कोई जिज्ञासा ना छुपी हो। हमने वाक्य तो सुन लिया, जैसे कि अभी हमने देखा रमेश स्कूल जाता है या गाय घास खाती है, तो ये समझ में आ रहा था। लेकिन अगर इसमें कुछ समझने को शेष रह जाए, वाक्य के बाद भी हमारी इच्छा कुछ जानने की बाकी रह जाए, हमें ऐसा लगे कि अभी कुछ जानना बाकी है, उसे हम आकांक्षा कहते हैं। देखें, उदाहरण देते हैं। शाम के समय पुजारी करता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या करता है पुजारी? आखिर करता क्या है? यही आकांक्षा है, यही जिज्ञासा है। इस वाक्य में एक जिज्ञासा है कि पुजारी करता क्या है, इसलिए सही वाक्य होता है शाम को पुजारी पूजा करता है। आगे अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करें तो इसका चौथा तत्व है समीक्षा। वाक्य में बोलते व लिखते समय समीक्षा या समीपता रहनी चाहिए। इसको ऐसे समय मतलब पास पास, वाक्यों में बहुत ज्यादा गैप, दूरी, या इसको हम कह सकते हैं समय प्रवाह नहीं होना चाहिए। समीपता, एक दूसरे के निकटता, समीपता इसमें पाई जाना चाहिए। उदाहरण, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगर इसको दूर दूर करके लिख दिया जाए तो फिर इसमें बीच में कुछ कोई जोड़ भी सकता है, या फिर अर्थ निकलने में भी दिक्कत आती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हिंदी के अंदर विराम चिन्हों का बड़ा प्रयोग है। एक हलंत, एक अर्ध विराम पूरे अर्थ को बदल देता है। इसलिए समीपता भी इसका गुण है, तत्व है, जो इसमें वांछित है, आवश्यक है। अब अगर हम आगे देखें तो वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अन्वय अन्वय आने की, वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होना चाहिए। उदाहरण अगर हम देखें, लड़की गीत गाता है, यह बात गलत है, क्योंकि लड़की जो है वो स्त्रीलिंग है, और यहाँ इसका सही वाक्य क्या होगा? लड़की गीत गाती है, लड़की गीत गाती है। ये इसका आवश्यक तत्व है। आगे अगर हम बात करें तो पदक्रम, इसका छठवां तत्व है पदक्रम। वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए, जो उसको निर्धारित किया गया है उसे उसी स्थान पर होना चाहिए। जैसे वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। उदाहरण देखें, वह पढ़ता है पुस्तक। ये यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, देववाणी संस्कृत में अगर ये बात कही जाए तो उसमें पदक्रम की आवश्यकता नहीं है, उसमें अर्थ में भिन्नता नहीं आती है। लेकिन पदक्रम हिंदी के अंदर अर्थ में भिन्नता ला देता है, इसलिए इसकी भी परम आवश्यकता है। जैसे उदाहरण से देखें, वह पढ़ता है पुस्तक, यह उचित वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें पदक्रम का दोष है, और पदक्रम के दोष को हटा दिया जाए तो सही वाक्य बनता है वह पुस्तक पढ़ता है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपके आगे हम इसको और आगे चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप लोग कृपया नोट करके रखें या याद रखें कि वाक्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है। वैसे तीन में किया गया है, लेकिन सिलेबस के अनुसार बताएं तो दो में किया गया है। पहला है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वर्गीकरण जो है वो तीन प्रकार से है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें
तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। और अब तीसरा जो वर्गीकरण है, इससे शायद आप लोग परिचित ना हो, लेकिन अगर होना चाहते हैं तो बता ही देता हूं। तीसरा इनका वर्गीकरण है वाच्य के आधार पर। पहला हुआ रचना के आधार पर 3 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का और वाच्य के आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से हैं? कर्तवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य और भाववाच्य वाक्य। अब हम इस पर विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में है और यही आते हैं, तो इसके बारे में भी